नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के बुलाने पर कश्मीर आ रहे हैं 20 देश, छाती पीट रहा पाकिस्तान, चीन भी भारत के बढ़ते कदम से परेशान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान को दो टूक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग, करेंगे G20 की बैठक। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत आज अपनी सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, जयशंकर बोले मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं हम। चौथी खबर में हम आपको बताएंगे कि रूस से भी सस्ता तेल लेंगे, इस्लामिक देश ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। और इसी के साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि रोजगार मेले में शामिल हुए पीएम मोदी, 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी के बुलाने पर कश्मीर आ रहे हैं 20 देश, छाती पीट रहा है पाकिस्तान, चीन भी भारत के बढ़ते कदम से है परेशान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठक की मेजबानी के भारत के फैसले पर नाराजगी जताई है। हालांकि G20 का सदस्य वो नहीं है, फिर भी पाकिस्तान अगले महीने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले से नाखुश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेह और श्रीनगर में युवा मामलों पर G20 सलाहकार मंच की 2 अन्य बैठकों का कार्यक्रम सामान्य रूप से निराशाजनक है। भारत के किसी भी कदम से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पनाहगाह मुल्क का विफरना हैरानी भरा तो कतई नहीं है। वैसे देखें तो पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे मोदी के एक बुलावे पर कश्मीर में आकर बैठक करेंगे, और उसी कश्मीर में जिसका रोना वो विश्व के हर मंच पर हो चुका है, और हर जगह से उसे फटकार और दुत्कार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही ये मुमकिन है? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को दो टूक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग, करेंगे G20 की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इसके तहत अलग अलग हिस्सों में लगातार बैठकें की जा रही हैं। G20 की बैठक के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लद्दाख में भी आयोजित होनी है, और इसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी पर अब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, और भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभी और अविभाज्य अंग है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये G20 कार्यक्रम बैठकें पूरे भारत में, भारत के हर क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी बैठकें आयोजित करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमने हमेशा उन्हें भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग माना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत आज अपनी सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, जयशंकर बोले मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो ताकतें दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं, वो अब जानती हैं कि ये एक अलग भारत है जो उन्हें जवाब देगा। 12 अप्रैल की भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने देश के एक नए भारत में परिवर्तन के बारे में बात की, और अपनी सीमाओं पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आज लोग एक अलग भारत देखते हैं जो खड़े होने को तैयार है, और भारत जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेगा, चाहे वो उरी हो या चाहे वो बालाकोट हो। वो 2016 में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के उग्रवादियों द्वारा भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किए गए उरी हमले, और पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय युद्धक विमानों द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किए गए 2019 के बालाकोट हवाई हमले का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, जो ताकतें दशकों तक भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में लिप्त रही हैं, और जिसे भारत ने सहन किया, उन्हें अब पता चल गया है कि ये अलग भारत है, और यही भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम रूस से भी सस्ता तेल देंगे, इस्लामिक देश ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध के असर के चलते पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। भारत कुल आयात का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है, और रूस से रियायत पर मिल रहे तेल के चलते भारत फिलहाल रूस से ज़्यादा सौदा कर रहा है। रूस से पहले भारत इराक से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। रूस के तेल के बाजार में आने से इराक को बड़ा झटका लगा है, और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ऐसे में सस्ते तेल से निपटने के लिए इराक ने भी भारत को सस्ती कीमत पर तेल बेचने का फैसला किया है।
रूस से भारत का कच्चा तेल का आयात मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दोगुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वाटेक्सा के अनुसार यहां पर रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा 1/3 से अधिक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोजगार मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया और 71,000 कर्मियों को नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्मियों को संबोधित किया और कहा कि 70,000 से ज़्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी को बधाई। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और बुधवार को मध्य प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की अर्थव्यवस्था है। आज का नया भारत जिस नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में कई संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने कई सेक्टर खुल गए हैं जो 10 वर्ष पहले युवाओं के सामने उपलब्ध नहीं थे। स्टार्टअप हमारे सामने उदाहरण है। इसको लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से ज़्यादा है और ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के आंकड़े अवसर पैदा करने वाला अभियान है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही निर्मित हो रही है। भारत की टॉय इंडस्ट्री का उदाहरण आपके सामने है और दशकों तक भारतीय बच्चे विदेशी खिलौने से खेलते थे। उनकी क्वालिटी ना तो अच्छी थी और ना ही भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। 3-4 लाख में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और रोजगार के नए अवसर तैयार हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। पीएम मोदी का ऐलान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज़्यादा हथियार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 कर्मियों को नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दौरान कर्मियों को संबोधित भी किया और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ऐलान किया कि भारत में सेना को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सेना के साथ 300 से ज़्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत की इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें देश के निर्माताओं पर भरोसा नहीं करती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर अमित शाह ने की बैठक। एलजी और एनएसए भी हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और एमएचए व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अमित शाह को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई और पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के प्रयासों पर भी बैठक में चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झुलझुलाएगी गर्मी। बिहार और बंगाल समेत इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2-3 दिनों में पूरे देश में गर्मी अपना कहर बरसाएगी। देश के मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को मौसम के मिजाज को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में लू चलने के आसार हैं और उधर दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और
प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान के सामान्य से अधिक होने की भविष्यवाणी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इसी साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित होगी। श्रीनगर और लेह में होने वाली G20 और Y20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बायकॉट कर सकता है। 3 साल पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने लद्दाख में LAC के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को भारी संख्या का पता लगाया था। चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की प्रतिनिधियों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आया जापान, कहा मुकाबले की तैयारी करो, ठोक दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद के बीच जापान के एक जानकार ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है, इसीलिए भारत को चीन के क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र पर भी दावा किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हडसन इंस्टीट्यूट के फेलो सोटेरू नगाओ ने कहा कि पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद काफी खतरनाक है। चीन सोचता है कि ये उनका क्षेत्र है, इसीलिए उसे नाम बदलने का अधिकार है। इससे समझ आता है कि चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है और ये बहुत खतरनाक है। भारत की तरह चीन ने जापान के इलाके पर भी दावा किया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जापानी फेलो ने कहा कि जिस द्वीप को हम सेंकाकू कहते हैं उसे चीन दियाऊ के द्वीप कहता है और यहाँ पर चीन को लगता है कि उसे नाम बदलने का अधिकार है। ये सैन्य प्रदर्शन भी करता रहता है यहाँ पर चीन। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के खिलाफ न केवल सैन्य कौशल का उपयोग कर रहा है बल्कि दूसरों के क्षेत्रों का शोषण भी कर रहा है। और इसी के साथ भारत के समर्थन का भी ऐलान करते हुए कहा है कि चीन का मुकाबला की तैयारी करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। POK में भारतीय कश्मीर के बराबर विकास करके दिखाओ। G20 पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची तो एक्सपर्ट ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात पर मिर्ची लगी हुई है कि भारत मई में कश्मीर घाटी में G20 की एक मीटिंग करने वाला है और देश की सरकार अब भारत को गैर जिम्मेदार तक करार दे रही है। और भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और सितंबर की शुरुआत में सम्मेलन होना है। पाकिस्तान को अब इस बात का बुरा लग रहा है कि घाटी में G20 देशों से आए मेहमानों का हुजूम लगने वाला है। वहीं पाकिस्तान के विशेषज्ञ देश की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिश तरार की माने तो भारत ने जिस तरह से कश्मीर का विकास किया है, पाकिस्तान के लिए उसकी बराबरी करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक टीवी चैनल एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत की तरफ कश्मीर में जितना विकास हुआ है, UAE के कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनने के लिए निवेश हो रहा है, रेलवे का एक सबसे बड़ा पुल बनना शुरू हुआ है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी तो इसे देखकर जलेंगे ही। उनकी माने तो पाकिस्तान की सरकार को ये समझना होगा कि अब कश्मीर का एक हिस्सा 100 साल आगे जाने वाला है और पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपका इस्तेमाल कर रहे हैं खालिस्तानी, इन पर तुरंत लगाम लगाओ, भारत की ब्रिटेन को 2 टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले खालिस्तानी समर्थकों पर लगाम लगाने को कहा है। भारत ने साफ लफ्ज़े में कहा है कि खालिस्तानी ब्रिटेन और यूरोप का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित 5वें भारत UK गृह मामलों के संवाद के दौरान भारत ने ब्रिटेन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। भारत ने कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समर्थक तत्व यूरोपीय देशों द्वारा दी गई शरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के साथ बेहतर सहयोग और ब्रिटेन स्थित खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों पर निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व होम ऑफिस के स्थायी सचिव मैथ्यू रिक्राफ्ट ने किया और बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, इस साल होगी झमाझम बारिश, मानसून के आगमन की भी बताई तारीख।
दोस्तों, मौसम विभाग ने लगातार 5वें साल सामान्य बारिश की संभावना व्यक्त की है और ये किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। हालांकि मानसून के मध्य में मध्यम श्रेणी के अल नीनो उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बारिश दीर्घकालिक औसत के 96% रहने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान विभाग के सचिव एम रविचंद्रन एवं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून के 4 महीने जून सितंबर के बीच 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। यह आंकड़ा 1971 से 2020 के आंकड़ों पर आधारित है। इस बार 87 सेंटीमीटर का 96% यानी 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी और ये सामान्य बारिश के बराबर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 60% खेती मानसून बारिश पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान में 5 अंक की मॉडलीय त्रुटि हो सकती है, यानी बारिश 91 या 101 सेंटीमीटर भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर झमाझम बारिश होने का ऐलान IMD ने कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में अवकाश, PM मोदी का आभार जता रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने देश भर में अवकाश की घोषणा कर दी है। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 11 अप्रैल को अधिसूचना जारी की और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर गुरुवार 14 अप्रैल 2023 को पूरे भारत में अवकाश घोषित करती है। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाश रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। वकीलों के एक समूह की तरफ से इसकी मांग की गई थी कि अंबेडकर जयंती के मौके पर आधिकारिक अवकाश रहे और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 14 अप्रैल को दिल्ली में उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा का स्वागत किया जा रहा है। ट्विटर पर कई यूजर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जता रहे हैं। बाबा साहेब के ये विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। देश जाति के बारे में वो क्या कहते थे? भीमराव अंबेडकर। इस साल 14 अप्रैल को 132वीं अंबेडकर जयंती होगी। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 14 से 15 अप्रैल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशाल रैली के जरिए भरेंगे हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आगामी ग्रामीण और लोकसभा दोनों चुनावों के लिए पैनी नजर रखते हुए भाजपा मतदाताओं को लुभाने और चुनाव के पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीरभूम में 14 अप्रैल को भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के मुताबिक शाह रैली को संबोधित करने के बाद अगले दिन कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर भी जाएंगे। मजूमदार ने कहा कि 15 अप्रैल बंगाली नववर्ष दिवस है और अन्य बंगालियों की तरह अमित शाह भी बंगाल छोड़ने से पहले दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शाह का बंगाल दौरा 29 लोकसभा क्षेत्र पर भगवा खेमे के फोकस का हिस्सा होने जा रहा है, जिनमें बीजेपी नहीं जीती थी। बीजेपी 2019 के संसदीय चुनावों में जीत नहीं पाई थी और शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी 12 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोकलाम के पास चीनी सेना का भारी जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, डोकलाम के पास चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने चिंता जाहिर की है। भूटान की अमोचू घाटी के पास चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना लिए हैं। अमोचू रणनीतिक रूप से अहम डोकलाम पठार के पास स्थित है और यहीं से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीधी रेखा में है। ये भारत, चीन, भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन से बामुश्किल कुछ दूरी पर ही है और यहाँ बीजिंग सड़क के निर्माण को लेकर 2017 में भारत और चीन के बीच तीव्र सैन्य गतिरोध हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर यहां आए और बुधवार तक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि मंगलवार को उनके जापान और बांग्लादेश के मंत्री से मिलकर त्रिपुरा से कई कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद चीन तिल मिला गया है और भारी जमावड़ा चीनी सैनिकों का दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल में तनाव के बीच चीन को झटका
झटका देने की तैयारी में भारत। जी हां दोस्तों, जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है और चीन को इससे भी मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश आने से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अपने देश के अपने ही एक अभिन्न राज्य में हमारे देश के गृह मंत्री गए तो इससे चीन को मिर्ची लग गई और चीन को ऐसा लगता है कि चीन के इलाके में हमारे गृह मंत्री गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन अपना दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको बता दें कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आयात क्षेत्र में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की खरीद कम करने पर जोर दे रहा है और इसके बजाय भारत चीन को हमेशा आंख दिखाते ताइवान से आयात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर व्यापार के माध्यम से चीन को चोट दी गई है। चीन से जो टेलीकॉम का और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाता था उसको अब भारत कम करके उसके दुश्मन यानी कि ताइवान से भारत इन चीज़ों को खरीद रहा है। वैसे कोशिश तो आत्मनिर्भर भारत बनने की है, मेक इन इंडिया की है, लेकिन चीन से जो सामान मंगाया जा रहा है उसकी जगह ताइवान से मंगाया जाए क्योंकि चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर में हैं और ऐसे आपको बता दें कि इससे चीन को अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद बड़ा नुकसान मिलने वाला है और इससे चीन की अकल ठिकाने आ सकती है।